पोलैंड में ड्रोन भेजकर रूस ने बता दिया है कि यूक्रेन के बाद अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है। यह दावा है नेटो का, क्योंकि पोलैंड में रूस के ड्रोन की घुसपैठ को लेकर पूरे यूरोप में बड़ा सायरन बजने लगा है। अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन के बाद पुतिन पोलैंड का रुख कर सकते हैं। पोलैंड वो देश है जिसके रास्ते यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। जंग के मैदान में एक नया बवंडर आकार ले रहा है। एक ऐसा बारूदी बवंडर जो पूरे यूरोप को तहस नहस कर सकता है। क्योंकि पुतिन की वॉर मशीन ने अपनी दिशा बदल दी है। पोलैंड की सेना ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि उसके आसमान में रूसी ड्रोन बार बार घुसपैठ कर रहे हैं। वॉर्सो से लेकर ल्यूब्लिन तक एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ। इतना ही नहीं, रेज़ो जासियोंका एयरपोर्ट, जो यूक्रेन को हथियार और राहत सामग्री पहुंचाने का बड़ा हब है, उसे भी अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। यह वही एयरपोर्ट है जिसे नेटो का लाइफलाइन कॉरिडोर कहा जाता है। पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस की तरफ से पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया है। Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę, ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, tak aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości इस बयान ने तस्वीर साफ कर दी कि मामला अब सिर्फ यूक्रेन बनाम रूस का नहीं रहा। और यही इशारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी किया है। उन्होंने दावा किया कि पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन की एंट्री एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इतिहास गवाह है, जब भी रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर ज़ापद जैसे बड़े सैन्य अभियान किए हैं, उसके बाद हालात और बिगड़े हैं। और अब पोलैंड ने एहतियातन बेलारूस सीमा सील करने का फैसला कर लिया है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, पुतिन की जंग अब नेटो के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आने वाले दिनों में यही मोर्चा यूरोप की सबसे बड़ी तबाही का आगाज कर सकता है। ये पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़ापद एक्सरसाइज की तस्वीरें देख लेते हैं। ज़ापद यानी रूसी भाषा में पश्चिम, लेकिन इस नाम के पीछे छिपा है क्रेमलिन की पूरी वॉर स्ट्रैटेजी। हर 4 साल में रूस और बेलारूस मिलकर ये मेगा ड्रिल करते हैं, और हमेशा नेटो की सीमाओं के ठीक सामने। पिछले ज़ापद अभ्यास में रूस ने 2 लाख से ज्यादा सैनिक, हजारों टैंक, लंबी दूरी की मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात किए थे। नकली दुश्मन के नाम पर पूरा पश्चिम यूरोप उनकी वॉर गेमिंग का हिस्सा बना दिया गया था। 16 सितंबर तक चलने वाले इस सैन्य अभियान की तैयारी पहले से ज्यादा बड़ी है और हाईटेक है। ज़ापद 2025 की तैयारियों को देखकर नेटो की टेंशन बढ़ गई है। The North Atlantic Council met this morning and discussed the situation in light of Poland's request for consultations under Article 4 of the Washington Treaty. Allies expressed solidarity with Poland and denounced Russia's reckless behavior. A full assessment of the incident is ongoing. What is clear is that the violation last night is not an isolated incident.
इस बार रूस बेलारूस ने मिलकर साइबर अटैक सिमुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती तक शामिल की है। पश्चिमी थिंक टैंक मान रहे हैं कि ये ड्रिल सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि सीधा संदेश है। नेटो की हर सीमा क्रेमलिन की रेंज में है। इतना ही नहीं, इस अभ्यास में आर्कटिक से लेकर ब्लैक सी तक एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध अभ्यास हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर रूस ने जंग को बढ़ाया तो यूरोप का कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। पोलैंड और लिथुआनिया जैसे फ्रंटलाइन देश तो पहले ही हाई अलर्ट पर हैं। वहीं अमेरिकी जेट्स और नेटो टुकड़ियां अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार खड़ी हैं। यानी जापद अब सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं बल्कि यूरोप को युद्ध की दहलीज पर खड़ा करने वाला इशारा बन गया है। Ale ta sytuacja, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Mamy pełnoskalową wojnę za naszą granicą, ukraińsko-rosyjską, ale mamy już coś, co przekracza granice zwykłych prowokacji u nas, na naszym niebie. I może dzisiaj trzeba znowu bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć: Polska ma dzisiaj wroga politycznego, który nie kryje swoich wrogich zamiarów za wschodnią granicą. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जापद सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि अगली जंग का ब्लूप्रिंट होता है। 2008 में जॉर्जिया पर हमला और 2014 में क्राइमिया पर कब्जा, दोनों से पहले रूस ने इसी तरह की ड्रिल्स की थी। आज पोलैंड का डर बिल्कुल वही है। जापद 2025 की आड़ में रूस अपनी सेना को नेटो की सीमा तक ले आया है और अगर हालात बेकाबू हुए तो यही अभ्यास पूरे यूरोप में जंग की चिंगारी सुलगा सकता है, क्योंकि यूरोप की सरहदों पर धमाकों की गूंज पहले से तेज होती जा रही है। रूस की वॉर मशीन अब सिर्फ सैनिकों और टैंकों तक सीमित नहीं रही। जापद 2025 में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सीधे सीधे मिसाइलों और ड्रोन की बरसात का ट्रेलर है। मॉस्को ने इस बार जापद की छतरी के नीचे अपने सबसे घातक हथियार उतार दिए हैं। आर्कटिक के बर्फीले ठिकानों से लेकर ब्लैक सी के ठिकानों तक रूस ने इस्कंदर एम टैक्टिकल मिसाइलों की तैनाती की है। ये वही मिसाइलें हैं जो मिनटों में किसी भी नेटो ठिकाने को खाक कर सकती हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स कहती हैं कि पहली बार रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को जापद की डेमो में शामिल किया है। यानी वो हथियार जो ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेज चलकर रडार को चीर देते हैं। हवा में मंडराते ड्रोन भी अब युद्ध के असली चेहरे बन गए हैं। यूक्रेन में कामिकाजे ड्रोन की तबाही नेटो ने पहले ही देखी है, लेकिन अब वही तकनीक पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स की ओर उड़ती नजर आ रही है। जापद 2025 में रूस ने लैंसेट और ऑरलैंड 10 जैसे ड्रोन की फॉर्मेशन दिखाई। इन ड्रोन्स को स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के साथ प्रोग्राम किया है। मतलब ये कि 100-200 ड्रोन एक साथ किसी एयरबेस या आर्मरी पर टूट पड़े तो कोई भी डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं सकता। धमाकों का मंजर अब सिर्फ जंग का हिस्सा नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है। जापद की ग्राउंड फुटेज में रूस ने बंकर बस्टर बमों से लेकर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तक का इस्तेमाल किया है। स्मर्च और टोर्नेडो एस जैसे रॉकेट लॉन्चर मिनटों में दर्जनों रॉकेट बरसा सकते हैं। ये नजारे सिर्फ युद्ध अभ्यास के लिए नहीं बल्कि पश्चिमी देशों को ये मैसेज देने के लिए है कि अगर नेटो टकराया तो रूस का हमला चौतरफा होगा, आसमान से, जमीन से और पानी के नीचे से भी। पूरे यूरोप की नब्ज अब धमाकों की ताल पर चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस की सीमा पर रूस ने S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। ये वही सिस्टम है जो अमेरिका के F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स को भी पकड़ सकते हैं। वहीं कालिनिनग्राद एन्क्लेव से रूस ने बैस्टियन कोस्टल डिफेंस मिसाइलें डिप्लॉय की हैं, जो बाल्टिक सी में नेटो के जहाजों को टारगेट कर सकती हैं। इसका सीधा मतलब है कि पोलैंड से जर्मनी तक नेटो का हर कॉरिडोर अब रूसी वॉरहेड्स की जद में आ चुका है। और सबसे डराने वाला पहलू है न्यूक्लियर थ्रेट। जापद 2025 में स्ट्रैटेजिक डिटरेंस ऑपरेशन नाम का सेगमेंट भी शामिल है।
जिसमें रूस ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों के मॉक लॉन्च किए हैं। पेंटागन के सूत्र मान रहे हैं कि ये डेमो नेटो को न्यूक्लियर टकराव की चेतावनी है। पोलैंड के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड इस इलाके में गिरा तो यूरोप के लाखों लोग सेकंड्स में तबाह हो जाएंगे। गोला बारूद और धमाकों के बीच अब डिप्लोमेसी की सांसें भी फंसी नजर आ रही हैं। अमेरिकी जेट्स जर्मनी के रामस्टाइन एयरबेस से टेक ऑफ कर चुके हैं। ब्रिटेन ने अपने टाइफून फाइटर्स को बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन पर भेज दिया है। वहीं वॉशिंगटन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि वो पुतिन से इस हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में बात करेंगे। It'll happen. We have that one and we have Gaza going on. We want to get them both solved, ended. यानी धमाकों की गूंज के बीच अब दुनिया की नजर इस मुलाकात पर है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि जब पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ पर ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया। What about Russian drones getting into Polish airspace tonight? दूसरी तरफ नेटो की तैयारी भी कम नहीं। ब्रसल्स में हुई हालिया मीटिंग में फिनलैंड और पोलैंड ने खुलकर चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन हारा तो उनकी सीमाएं सीधे खतरे में होंगी। यानी नेटो के छोटे लेकिन संवेदनशील देश अब सीधे सीधे रूस को चुनौती देने की मांग उठा रहे हैं। और जब बात पुतिन की महत्वाकांक्षाओं की हो तो एक अहम सवाल हमेशा उठता है, क्या उनका असली मकसद सिर्फ यूक्रेन को गिराना है या फिर सोवियत यूनियन के पुराने नक्शे को फिर से खड़ा करना? क्योंकि उनके हर भाषण में ऐतिहासिक गलती सुधारने की बात दोहराई जाती है। तस्वीर साफ है, यूक्रेन सिर्फ पहला पड़ाव है, मंजिल कहीं और है। अब जरा सोचिए, यूरोप की सीमाओं पर अगर ये जंग फैलती है तो असर सिर्फ टैंकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट से लेकर ग्लोबल ऑयल प्राइस तक हर सेक्टर इस आग की लपटों में झुलसेगा। पहले से ही जर्मनी और फ्रांस में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर ऊर्जा संकट और गहरा हुआ तो यूरोपीय जनता की नाराजगी सड़कों पर दिखेगी। यही वो मोमेंट है जहां पुतिन को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। अगर यूरोपीय जनता अपने नेताओं पर दबाव बनाएगी तो नेटो की एकजुटता खुद ब खुद टूट सकती है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है। यानी यूरोप के भीतर से ही यूरोप को अस्थिर करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। तो सवाल यही, क्या ये सब मिलकर यूरोप को उस खाई की ओर धकेल रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन होगी, या फिर अमेरिका और नेटो अपने संयुक्त मोर्चे से रूस को रोक पाएंगे? इतिहास हमें यही बताता है कि हर बड़ी जंग पहले चेतावनी बनकर सामने आती है, और इस बार चेतावनी यूक्रेन की जलती हुई धरती से उठ रही है, जिसकी गूंज यूरोप तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस पूरी जंग का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ मिसाइल और ड्रोन नहीं है, असली बारूद है प्रतिबंधों की सियासत। अमेरिका ने रूस को दबाने के लिए जिस सेकंड स्टेज सैंक्शंस का रास्ता चुना है उसे समझना बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए फरमान से साफ कर दिया है कि रूस पर अब सिर्फ सीधी पाबंदियां नहीं लगेंगी, बल्कि जो भी देश रूस की मदद करेगा वो भी अमेरिका के शिकंजे में आएगा। इसे कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी रूस के साथ बिजनेस करने वालों पर भी वही सजा जो रूस पर लगाई जा रही है। सोचिए इसका असर कितना बड़ा होगा। रूस से तेल खरीदने वाले, रूस से टेक्नोलॉजी लेने वाले, यहां तक कि उसके बैंकों से ट्रांजैक्शन करने वाले भी अब अमेरिकी रडार पर होंगे। यानी ये जंग रूस बनाम अमेरिका नहीं रहेगी, बल्कि रूस के साथ खड़े देशों बनाम अमेरिका और उसके सहयोगियों में बदल जाएगी।